आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर ज्योग्राफी विषय को एकदम स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। और एनसीईआरटी में अगर मैं बात करूं, जो क्लास 6 की ज्योग्राफी है वो आपकी बेस क्लियर करेगी। आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो यकीन मानिए भारत का जो देखने का नजरिया है वो आपका एकदम बदल जाएगा। आप भारत को बहुत ही गहराई से सीख पाओगे, समझ पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। जब आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे भारतीय भूगोल का, तो आप उसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा देश भारत। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत का परिचय देखेंगे। तो एक चीज याद रखना, हमेशा अगर आप भारत के मानचित्र को देखोगे तो ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होता है। ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर होता है। और नीचे की तरफ जो है दक्षिण होता है। और इस तरफ जो है पूर्व होता है। और इस तरफ जो रहता है भारत के मानचित्र पर हमेशा पश्चिम होता है। मैं आपको मानचित्र भी पढ़ाऊंगा। मानचित्र के साथ साथ हमें थियरी भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम थियरी पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको मानचित्र का अलग से सीरीज लेके आऊंगा। तो पूरा मानचित्र अच्छे से बताऊंगा, विश्व भूगोल का भी, भारतीय भूगोल का भी। तो आइए सबसे पहले हम भारत का सामान्य परिचय देखते हैं। तो याद रखना, भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है। तो भारत के उत्तर में यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे जो है हिमालय का विस्तार पाया जाता है। तो भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। तो भारत के उत्तर में हिमालय और पश्चिम में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे याद रखना अरब सागर है। ठीक है, यहाँ पे अरब सागर है। और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो ये रहेगा पूर्व। यहाँ पे क्या है? याद रखना, यहाँ पे रहेगा बंगाल की यहाँ पे हो गया बंगाल की खाड़ी। और भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे याद रखना हिंद महासागर है। तो दिशाओं की बात किया जाए तो भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय का विस्तार है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। इस चीज को याद रखना। मैं आपको मानचित्र पे भी इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम लोग थियरी पढ़ रहे हैं, तो थियरी भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो भारत की क्षेत्रफल की बात किया जाए तो याद रखना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुछ नंबर हैं, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 पढ़ रहे हैं, तो उस किताब में जो दिया है मैं आपको वही पढ़ाऊंगा। बाद में मैं एक अलग से सीरीज लाऊंगा भारतीय भूगोल का, फिर मैं आपको जो एग्जैक्ट नंबर है वो बताऊंगा। लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हो तो भी आप अपने आंसर को सही जवाब दे पाओगे। जो करेक्ट क्वेश्चन रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर आप सही तरीके से दे पाओगे। तो उत्तर में जो है कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत का कितना विस्तार है? तो याद रखना 3200 किलोमीटर। तो दक्षिण में बात किया जाए तो यहाँ पे कन्याकुमारी है। उत्तर में जो है कश्मीर, तो यहां से लेके यहां तक है ना, यहां से लेके यानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? तो याद रखना 3200 किलोमीटर है। और पूर्व की बात की जाए, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक 2900 किलोमीटर विस्तार है। यानी पूर्व में यहां से अरुणाचल प्रदेश से लेके यहां तक कच्छ तक भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना है? तो याद रखना 2900 किलोमीटर है। यहां से यहां तक यानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितना किलोमीटर है? याद रखना 3200 किलोमीटर है। और यहाँ पे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके यहाँ पे कच्छ तक यानी गुजरात तक जो है 2900 किलोमीटर भारत का विस्तार है। क्या करेगा? आपका जो बेस है वो क्लियर करेगा। पहले आप अपने बेस को क्लियर कीजिए,
फिर उसके बाद जब आप भारतीय भूगोल पढ़ेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। आइए आगे समझते हैं। अब हम भारत की स्थिति की बात करेंगे। भारत कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? ये मान लेते हैं हमारा पृथ्वी है या ग्लोब है। ग्लोब के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा क्या करती है? पृथ्वी या ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो ऊपर वाले आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और नीचे वाले आधे भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो याद रखना, भारत की स्थिति यहाँ पे है। तो भारत की स्थिति कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। तो याद रखना, भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो याद रखना, भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यहां से भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, मैं मानचित्र जब पढ़ाऊंगा तो इस चीज को मैं क्लियर करूंगा। तो इस चीज को याद रखना, जो कर्क रेखा है वो भारत के कहां से गुजरती है? लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो कितना है? तो याद रखना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो भारत का जो मुख्य भूमि का विस्तार है, अक्षांशी विस्तार, वो कितना है? तो याद रखना, यहां से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत शुरू होता है और यहां तक जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है? भारत का विस्तार पाया जाता है। ये हो गए अक्षांशी विस्तार। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो याद रखना, पूर्व से लेके पश्चिम तक बहुत सारी रेखाएं ऐसे ग्लोब पर देखने को मिलती है, उसे हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। ये हो गया भारत का अक्षांशी विस्तार। अब हम भारत का देशांतरी विस्तार देखेंगे। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। अगर आप ग्लोब पर देखोगे तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुछ इस प्रकार रेखाएं खींची होती हैं, उन्हीं रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार की बात किया जाए तो भारत का शुरुआत जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर तक है। यानी भारत का विस्तार यहाँ से होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर यहाँ से भारत चालू होता है और यहाँ तक भारत का जो विस्तार है कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो भारत का ये हो गया देशांतरी विस्तार। तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो याद रखना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है? भारत का विस्तार है। ये कौन सा विस्तार है? तो याद रखना, ये जो है देशांतरी विस्तार है। समझ में आ गया? आइए आगे समझते हैं। अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों को। तो याद रखना, भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए कुल 7 पड़ोसी देश हैं। स्थलीय सीमा से जुड़े हुए, मैंने कहा भारत के जो जमीन से जुड़े हुए हैं उसे क्या कहा जाता है? स्थलीय सीमा कहा जाता है। तो याद रखना, भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए कुल कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। वो कौन कौन से हैं? तो याद रखना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये जो 7 पड़ोसी देश हैं भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो मानचित्र पर इसकी स्थिति कहाँ है? तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। पाकिस्तान यहाँ पे स्थित है, मैं 1 लिख देता हूँ। आप मानचित्र ले लेना, भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है उसे लेकर देख लेना पाकिस्तान की स्थिति कहाँ पे है। तो याद रखना, यहाँ पर पाकिस्तान है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है अफगानिस्तान आता है, भारत को स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे अफगानिस्तान, तीसरे नंबर पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे
चीन है। उसके बाद नेपाल, यहाँ पे देखोगे तीसरे नंबर पे, यहाँ पे ए वाले भाग में क्या आ जाता है, नेपाल आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जगह दिखाई दे रहा है, चौथा नंबर ये क्या है, यहाँ पे भूटान हो गया। उसके बाद आता है बांग्लादेश, थोड़ा नंबरिंग में गड़बड़ हो गया, ठीक है, मैं फिर से इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे हो गया पाकिस्तान, और यहाँ पे हो गया अफगानिस्तान, यहाँ पे तीसरे नंबर पे हो जाएगा चीन, चौथे नंबर पे हो जाएगा हमारा नेपाल, और पांचवें नंबर पे यहाँ पे हो गया भूटान, और छठवें नंबर पे यहाँ पे ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये हो गया बांग्लादेश, और सातवें नंबर यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, याद रखना, म्यांमार हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ए 1 2 3 4 जो लिखा है आप यहाँ से देख सकते हैं। पाकिस्तान पहला नंबर है तो यहाँ पे पाकिस्तान स्थित है। उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान दूसरे नंबर पे, तीसरा नंबर हमारा चीन है तो चीन की स्थिति यहाँ पे है मानचित्र में। उसके बाद आता है नेपाल, नेपाल कहाँ है, यहाँ पे नेपाल की स्थिति है। उसके बाद भूटान आता है तो याद रखना यहाँ पे भूटान की स्थिति है 5वें नंबर पे। 6वें नंबर पे बांग्लादेश, ये वाला जो हिस्सा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है बांग्लादेश है, और यहाँ पे जो है म्यांमार स्थित है। क्लियर हुआ? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप हैं जिसका नाम है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव क्या हैं, याद रखना, हमारे पड़ोसी देश हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो दक्षिण में समुद्री सीमा में जो स्थित हैं 2 द्वीप हैं जिसका नाम है श्रीलंका और मालदीव, ये भी क्या हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, लेकिन ये स्थलीय सीमा से नहीं जुड़े हैं, ये जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है, तो याद रखना पाक जल संधि कहा जाता है। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को क्या करती है, एक दूसरे से अलग करती है। यहां तक क्लियर हुआ? आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन भारत का। तो याद रखना वर्तमान समय में, यानी इस समय की बात किया जाए 2024 यानी अभी की बात किया जाए तो वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर आप अपने किताब में देखोगे, ये जो आपके पास ये वाला बुक रहेगा, आप इसमें देखोगे तो इसमें 29 राज्य लिखा हुआ है, लेकिन इस समय जो है वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं, तो याद रखना 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हरियाणा और पंजाब राज्यों की जो राजधानी है एक ही है, वो कौन सी है? चंडीगढ़ है। तो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है, तो याद रखना हरियाणा और पंजाब राज्यों की राजधानी एक ही है, वो कौन है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा का क्या है? राजधानी है। दोनों राज्यों की राजधानी एक ही है, कौन? चंडीगढ़। ठीक है, आगे समझते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा राज्य है वो राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य है गोवा है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना, परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखना गोवा है। क्लियर हुआ? आइए आगे समझते हैं। भारत का भौतिक विभाजन की बात किया जाए। भौतिक विभाजन, भारत का जो स्ट्रक्चर है, जो जमीनी स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक विभाजन कहते हैं। यानी भारत का जो फिजियोग्राफी है, जमीन जो स्थल है वो किस प्रकार है, तो उसको हम लोग 6 भागों में क्या करते हैं? भारत को बांटते हैं, ताकि सुविधा के लिए आसानी से हम लोग उसका अध्ययन कर सकें। इसलिए सुविधा की दृष्टि से हम लोग भारत को 6 अलग अलग भौतिक भागों में विभाजित करते हैं। तो कौन कौन से भाग हैं? तो याद रखना भारत को हम लोग हिमालय, भारत का उत्तरी मैदान, तीसरा जो है भारतीय महामरुस्थल, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, 5वां है तटीय मैदान और 6वां है द्वीप समूह। आइए एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम समझेंगे हिमालय। तो याद रखना हिमालय का क्या अर्थ होता है? हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर।
कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है हिमालय का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है, इस वाले भाग में हिमालय का विस्तार पाया जाता है। तो हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। तो याद रखना हिमालय पर्वत को हम लोग 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में क्या करते हैं, बांटते हैं। सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है, बृहद हिमालय कहा जाता है। तो सबसे उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला स्थित है यहाँ पे, इसे क्या कहा जाता है, इसे याद रखना बृहद हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बृहद हिमालय कहा जाता है। और बृहद हिमालय को हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इन पर्वतों पर क्या होता है, वर्ष भर बर्फ जमा रहता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। तो हिमाद्री या बृहद हिमालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना सबसे उत्तर में स्थित है। क्लियर हुआ? आइए आगे समझते हैं। उसके बाद आता है मध्य हिमालय या हिमाचल। हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के कहाँ पे स्थित है, दक्षिण में स्थित है। नीचे की तरफ दक्षिण होता है, ये हो गया क्या, हिमाद्री। हिमाद्री के दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर, इसे क्या कहा जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग मध्य हिमालय कहते हैं, नहीं तो हिमाचल कहते हैं, जो कि हिमाद्री के ऊपर वाला हिमाद्री है। हिमाद्री के कहाँ पे स्थित है, दक्षिण में स्थित है। समझ में आ गए? आगे समझते हैं। शिवालिक, उसके बाद किसका नंबर आता है, शिवालिक जो है सबसे दक्षिण में स्थित है। तो उसके बाद यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसे क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। तो याद रखना शिवालिक जो है सबसे दक्षिण में है और सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत श्रृंखला है, तो याद रखना बृहद हिमालय है। सबसे पहले बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो भारत का ये पहला भौतिक विभाजन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। तो भारत को हम लोग 6 अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो पहला विभाजन जो हो गया वो क्या हो गया, हिमालय हो गया। समझ में आ गए? अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे भारत का उत्तरी मैदान। तो याद रखना यहां से जो मैं डिजाइन बना रहा हूं, ये वाला भाग, ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्या है, भारत का उत्तरी मैदान है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। तो यहाँ पर जो है हिमालय है, हिमालय के दक्षिण में क्या है, भारत का उत्तरी मैदान है। ऊपर जो है क्या है, हिमालय है। हिमालय के दक्षिण की तरफ आओगे, इस जगह पे देखोगे तो क्या है, भारत का उत्तरी मैदान है। ठीक है, ये मैदान जो है कैसा है, समतल है और सपाट है। ये मैदान कैसे, एकदम समतल है, जमीन इसका कैसा है, एकदम समतल सपाट है। ये जो है मैदान जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। भारत का जो उत्तरी मैदान है इनका निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है। किन नदियों के द्वारा हुआ है, तो याद रखना सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या इन नदियों की सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ क्या करती हैं, पर्वतों को काटती हुई बहुत सारी खर पात, मिट्टी और बालू जैसे चीजों को लेकर चलती हैं और उसे अपने किनारे पर जमा करती जाती हैं। वही जमा हुई चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। तो इन्हीं जलोढ़ निक्षेपों से भारत का जो उत्तरी मैदान है उसका निर्माण हुआ है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। तो याद रखना ये जो मैदान है, ये मैदान किसके लिए अधिक उपयुक्त है, कृषि के लिए। कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि जो है प्रदान करती हैं। जो नदियां होती हैं, नदियों के द्वारा जो मैदान बनते हैं, उन मैदानों में कृषि बहुत अच्छे तरीके से होती है, यानी वो जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है और कृषि के लिए काफ़ी अच्छी होती है। यही कारण है कि मैदानों में क्या होती है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है।
तो मैदानों में जनसंख्या अधिक क्यों पाई जाती है? क्योंकि मैदान जो है कृषि के लिए काफी उपयुक्त होते हैं, वो जो हैं उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, इसीलिए मैदानों में जो है जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय महामरुस्थल। अगर आप भारत के भौतिक मानचित्र पर नजर डालोगे, इसके बाद मैं भारत का भौतिक मानचित्र पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है जिसे थार मरुस्थल कहा जाता है, और इसी को हम लोग भारतीय महामरुस्थल भी कहते हैं। मरुस्थल किसे कहा जाता है? जिस स्थान पर कम वर्षा होती है वो जमीन क्या हो जाती है? वो जमीन में घास पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, वह रेतीला हो जाता है, वहां पे रेत होता है, उसी को हम लोग मरुस्थल कहते हैं। मरुभूमि, मरु मतलब जहां पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। क्यों नहीं उगते हैं? क्योंकि उस जगह पर बारिश की कमी पाई जाती है। तो याद रखना, भारत में यहाँ पर क्या है? मरुस्थल है जिसका नाम है थार मरुस्थल। तो आइए इसकी स्थिति के बारे में देखते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह जो है शुष्क है, शुष्क मतलब यहाँ पे नमी नहीं पाई जाती है, गर्म है और रेतीला स्थल है। वहाँ जो है वनस्पति की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। अगर आप भारत के भौतिक मानचित्र पर नजर डालेंगे तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? भारतीय महामरुस्थल पाया जाता है, जो कि शुष्क भूमि है और वहां पर जो है गर्मी बहुत होती है, और स्थल कैसा है? रेतीला है, और वनस्पतियों की मात्रा जो है बहुत कम पाई जाती है। आइए आगे समझते हैं। अब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। तो याद रखना, प्रायद्वीप उस स्थल खंड को कहा जाता है जिसके तीन तरफ जो है समुद्र का विस्तार पाया जाता है। अगर आप भारत के दक्षिणी भाग को देखोगे तो यहाँ पे समुद्र, यहाँ पे समुद्र, यहाँ पे समुद्र, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे हिंद महासागर, यहाँ पे अरब सागर। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। तो ए वाले भाग की बात किया जा रहा है यहाँ पे। ए क्या हो गया? ए वाला भाग जो हो गया, ये क्या हो गया? भारतीय प्रायद्वीप हो गया। समझ में आ गया? तो उत्तरी मैदान के दक्षिण में यहाँ पे जो है उत्तरी मैदान स्थित है ना? उत्तरी मैदान के दक्षिण में क्या स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार है। तो ए वाला भाग जो है, पठार किसे कहते हैं? एक ऐसी भूमि जो आसपास के क्षेत्रों में उठी हो और ऊपर क्या हो? समतल हो, उसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। तो भारत के दक्षिणी भाग जो है प्रायद्वीप है, और यहाँ पे ये भाग जो है, स्थल जो है ऊपर उठा हुआ है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे क्या है? मैदान है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में क्या स्थित है? तो याद रखना, प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति जो है कैसा है? त्रिभुजाकार है। मैंने यहाँ पे इसकी आकृति बनाया। इसकी आकृति जो है कैसा है? इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसका धरातल जो है काफी कैसा है? ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी क्या है? पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। तो याद रखना, यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो अरावली पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो याद रखना, है जो अरावली पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो कि भारत के यहाँ पर स्थित है। समझ में आ गया? उसके बाद आता है विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अरावली है। फिर इसके बाद यहाँ पे दो और पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इस बुक को ओपन करोगे तो यहाँ पे आप 7वें चैप्टर में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र पर देखोगे तो यहाँ पे जो है अरावली पर्वत श्रेणी है, उसके बाद विंध्य पर्वत श्रेणी है, उसके बाद जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो इस मानचित्र को एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। इन श्रृंखलाओं से होकर नदी गुजरती है जिसका नाम है नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो याद रखना, नर्मदा नदी और तापी नदी।
ये लोग कहाँ से निकलते हैं? तो याद रखना, विंध्य और सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है, इन्हीं श्रृंखलाओं के बीच से या मध्य से होकर निकलती हैं नर्मदा और तापी नदी। और किस तरफ बहती हैं? पश्चिम की तरफ बहती हैं। समझ में आ गया? पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। और ये अपना पानी कहाँ पर छोड़ती हैं? तो याद रखना, अरब सागर में। ठीक है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री है। तो याद रखना, इस जो पठार है, पठार के ए वाला भाग है ना, कलर एक बार चेंज कर देता हूं, है ना, ए वाला भाग जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। ए वाला जो भाग है ये क्या है? पश्चिमी घाट है। और इधर वाला जो भाग मैं बना रहा हूं अलग कलर से, ए वाला भाग जो है ये पूर्वी घाट है। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री है। तो याद रखना, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री है। घाट किसे बोलते हैं? अगर इस जमीन की बात किया जाए, यहाँ पे अगर यहाँ से जाओगे तो ए वाला भाग जो है निचला भाग है, ए वाला भाग निचला है। उसके बाद यहाँ से जमीन जो है भारत का ऊपर उठ गया है इस प्रकार। तो ए वाला ऊपर उठा वाला भाग जो है ये क्या है? इसी को हम लोग घाट बोलते हैं। तो यहाँ पे मानचित्र पर अगर ए वाला भाग देखोगे तो कुछ इस प्रकार है। तो ए जो ए वाला भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। और इस तरफ वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वी घाट कहते हैं। तो पश्चिमी घाट को हम लोग क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा याद रखना। पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, ये पूर्व हो गया, तो पूर्व में क्या है? पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है एक समान है या एक रूप में है। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है कैसा है? एक समान है। जबकि पूर्वी घाट की बात किया जाए, बीच बीच में टूटा हुआ है। पूर्वी घाट जो है क्या है? बीच बीच में टूटा हुआ है। लेकिन जो पश्चिमी घाट है वो लगभग एक समान है। समझ में आ गया? इन पठारों में क्या है? खनिजों की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, जैसे कोयला, लौह अयस्क की प्रचुरता पाई जाती है। तो याद रखना, प्रायद्वीपीय पठार में खनिजों की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोयला पाया जाता है, लोहा की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अब हम तटीय मैदानों को समझेंगे। तटीय मैदानों को यहाँ पे ध्यान दो। तो ए हो गया पश्चिमी घाट और इस तरफ हो गया पूर्वी घाट, है ना। पश्चिमी घाट के इस तरफ वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इस तरफ वाला भाग जो है, इस तरफ वाला भाग जो है ये क्या है? ये तटीय मैदान है पूरा, यहाँ पे है ना। मैं पहले पूरा तटीय मैदान को आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ये जो नीले कलर का दिख रहा है ये क्या है? तटीय मैदान है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में ये हो गया हमारा पश्चिम घाट। पश्चिम घाट के पश्चिम में जो है तथा पूर्वी घाट के पूर्व में ये हो गया पूर्वी घाट के पूर्व में, पश्चिमी घाट के पश्चिम में क्या है? मैदान स्थित है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पूर्वी घाट के पूर्व में एक मैदान स्थित है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफी सकरे हैं। तो ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है काफी सकरा है, काफी पतला है। यहाँ पे देखोगे कम जगह है। समझ में आ गया? पूर्वी तटीय मैदान जो है अपेक्षाकृत चौड़े हैं। अगर पूर्वी तटीय मैदान की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई जो है काफी अधिक है। किससे? पश्चिमी तटीय मैदान से। आगे समझो। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। तो याद रखना, पूर्वी तटीय मैदान की तरफ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये नदियां किस तरफ बहती हैं? पूर्व की तरफ बहती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये नदियां किस तरफ बहती हैं? पूर्व की तरफ बहती हैं और अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। क्लियर हुआ? आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे द्वीप समूह। द्वीप किसे कहा जाता है? एक ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ पानी का विस्तार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं।
यानी एक ऐसा स्थलखंड जिसके चारों तरफ पानी का विस्तार पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। तो याद रखना, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। एक का नाम है लक्षद्वीप समूह, जो कि कहां पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। यहां पे देख रहे हो, यहां पे अरब सागर है, यहां पे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। इसका नाम क्या है? याद रखना, इसका नाम है लक्षद्वीप समूह। यहां पर भारत के अरब सागर में, यहां पे अरब सागर है, तो यहां पर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। तो उन द्वीपों को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप समूह कहते हैं। तो इन द्वीपों का नाम क्या है? तो याद रखना, लक्षद्वीप है। कहां पर स्थित है? अरब अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित हैं। तो इसकी दूरी की बात किया जाए तो यहाँ पर केरल है, केरल से कुछ दूरी पर जो है क्या स्थित है? लक्षद्वीप समूह स्थित है। उसके बाद आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में, कहां पर? दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी कि यहां पर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। उनका नाम क्या है? याद रखना, उनका नाम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो कहां पर स्थित है? तो याद रखना, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी गहराई से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।